अच्छा लगा। शुरू करते हैं फिर हम लोग। जी सर। देखिए, मेरे को लग रहा है कि 2 चीज़ हो सकती है, या तो इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या ये हो सकता है कि ऐसे पागल हो गए आपकी स्टडी में कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलें। क्या क्या चीज़ हुई है ऐसे दोनों में से? बता लीजिए देखो, अगर भाई नहीं आप आ रहा लोग। है तो सर को मना कर देते। नहीं मैम, मैं कह रहा था मैम सर एक ओवरव्यू दे देते इंडियन हिस्ट्री का। सब पढ़ा है, बता सकते हैं हम कि मतलब ये दीदी, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है एक्चुअली। अच्छा, प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है? नहीं, निधि की नहीं आ रही है सर, ये जो बोल रही है उसकी नहीं आ रही है। अच्छा, आपकी निधि की। प्रॉपर आ रही है। आप मैम कंटिन्यू कीजिए। जी मैम सर, मेरी पूछिए मधुबन। मैं कहता सर एक ओवरव्यू दे देते एंशिएंट हिस्ट्री का, मतलब सारा फेज एक एक समझा के एक बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। करा देते हैं बेसिक को। और किसी को कुछ कहना है? ये सौरभ जी, ये दीक्षा, ये स्टडी, कुछ आप लोग कह लीजिए भाई। कमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अंततः आप ही को एग्जाम में बैठना है ना? ड्राइविंग सीट पे आप ही को बैठना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बोल रही हूँ हाँ, इनको, जितना अपनी क्लास ये ऑफलाइन जैसी ही है, जितना ज्यादा सर से पूछोगे, जितने डाउट्स क्लियर करोगे, बिल्कुल सर से बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आप जो है रिक्वेस्ट करके आए हैं, वापस नहीं आएंगे सर ये। अपने सब्जेक्ट में जो है, देखिए हिस्ट्री की एक लेवल है, करीब करीब मान के चलिए कि 15 to 20 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं, है ना? तो 15 से 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए इस बार कितना, 75 कट ऑफ गया है इस बार, है ना? बिल्कुल तो अगर अगर 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से कर लेते हैं, तो ऑल ओवर मिलाकर आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। उसमें आपके करंट हो गए, इसके बाद ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो 2-3 विषय बहुत अच्छा रखिए। उसमें एक हिस्ट्री भी आता है, क्योंकि हिस्ट्री अच्छा रखेंगे तो एक निबंध में भी एक क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा। आईआर का जब क्वेश्चन लिखेंगे, आईआर जैसे मान लीजिए कि आ गया कि इंडिया रशिया रिलेशन, तो इंडिया रशिया रिलेशन सिर्फ अभी का नहीं डालना है, आफ्टर इंडिपेंडेंट और बिफोर इंडिपेंडेंट दोनों को डालना होगा, है ना? मेंस पे भी आपको वर्क करने होंगे। दूसरी बात ये कि जैसे मान लीजिए अगर आपको जो है एथिक्स की बात कर लेते हैं, तो एथिक्स की डेवलपमेंट कहाँ से हुई? जैसे मैं अभी एथिक्स की क्लास यहाँ ले रहा हूँ, तो 2 शब्द है, एथिक्स एंड मोरलिटी। तो मोरलिटी शब्द तो जो है ब्रिटेन से आया है, लेकिन एथिक्स शब्द जो है वो ग्रीक प्रदेश का है, यूनान प्रदेश। क्योंकि ग्रीक वर्ड जो इसलिए वहां पे डेवलप हुआ है ना, क्योंकि ग्रीक वर्ड में ज्वाइंट फैमिली को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ह्यूमैनिटी हम पूरा सोशल को डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन यूके की बात कर लेंगे, यूएसए की बात कर लेंगे, तो यहाँ व्यक्ति चाहता है कि मैं खुद सुधर जाऊं, मैं सिर्फ अब अकेले सिंगल मैन डेवलप करूं, तो मोरलिटी की बात हो जाती है। और हम यहाँ पर मोरलिटी की बात नहीं करते, क्योंकि आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको एथिकल वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप पूरा जिला चलाएंगे। तो जब जिला चलाएंगे तो आपके लिए एथिक्स इंपॉर्टेंट है, मोरलिटी तो है ही, बट मोरलिटी एंड एथिक्स दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही कारण है ना कि यहाँ भी हमारी डिमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स एक दायरा में है, मुझे लगता है कि आप उसकी तैयारी एक बार ईमानदारी से करें तो फिर प्रीलिम्स रुकता नहीं है। सीसेट पे बहुत ध्यान देना है ना? क्योंकि सीसेट में 27 क्वेश्चन दिखता जरूर है, लेकिन होता नहीं है आसान। बाकी अगर आपकी बेसिक्स अच्छा है और आप यहाँ से क्लास रेगुलर कर रहे हैं, अभी तो जो है वो मतलब सुमन दी को मैं अभी बीच में 4-5 सालों में मैं इनकी प्रोग्रेस देखा हूँ, तो मैं खुद दंग हूँ कि जो है ये जिस अचीवमेंट को प्राप्त की हैं, और तब इतना लेबर कर करके रात रात भर, क्योंकि हमको नोट्स भेजा करती थी पहले कि देखिए कैसा नोट्स बनाई हूँ, है ना? और जो है सुबह सुबह जो है मोटिवेशनल जो है वॉइस भेज करके। तो कहने का सही है कि यही सब करना है। आपकी डेली रूटीन जो है ना, उसमें 8 घंटे 10 घंटे आपको वर्क करने हैं। बस 1 से 2 साल में हो जाएगा, बाकी कुछ करना नहीं है। और दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी 1750 मार्क्स के मेंस पूछता है, तो आपको लिखना बहुत होगा। मतलब आप मान के चलिए कि 3000 क्वेश्चन लिखिए और तब एग्जाम हॉल में जाइए, फिर आप फेल नहीं करेंगे, है ना? प्रीलिम्स का यही सेक्टर है। प्रीलिम्स में जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, चीजों को बार बार रिविजन कीजिए, मेनी मेनी टाइम्स। क्योंकि अक्सर ये बात कहा करता था वो शेक्सपियर कि कोई एक व्यक्ति जो 10 किताबें पढ़ा हो, मुझे उससे मिलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन कोई एक व्यक्ति जो एक किताब को 10 बार पढ़ा हो, मैं उससे मिलना चाहूंगा, क्योंकि वो स्कॉलर पर्सन है और वह जो है उसकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो यही सब चीजें हैं। आ जाइए सीधे टॉपिक पे जाते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यही हम चर्चा करेंगे
कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, राखीगढ़ी, बनावली, धौलावीरा, इन सब प्लेसों की चर्चा करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कहाँ से किसकी खोज किसने किया, कौन सी किस नदी के किनारे स्थित है, किस राज्य में है, किस जिले में है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स का मतलब है कि जमीन के अंदर से जो चीजें हमें मिली है उन चीजों को हम जान लें, है ना। तो ये आपका अगर इतना कर लेते हैं तो प्रीलिम्स के स्तर पे जो क्वेश्चन 2, 3, 1 कभी कभी पूछ लिया जाता है इंडस वैली से, ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया कि जो है जो राइस हस्क कहाँ से मिला, आपसे पूछा गया कि लिपस्टिक का साक्ष्य मतलब कॉस्मेटिक वर्ड्स कहाँ से मिला है, आपसे पूछा गया कि ग्रेट बाथ की बात कहाँ से चर्चा हुई है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। आपसे पूछा गया कि जो है दृष्टावती प्लस सरस्वती, इस नदी का न्यू नेम क्या है, ओल्ड नेम अगर दृष्टावती है तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो उसको हम प्रॉपर चैनल में इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 दिन में कर लेंगे, एक दिन में टोटल साइट्स, एक दिन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और जो है इकोनॉमिकल लाइफ। अगला टॉपिक पे हम लोग आएंगे तो हमारा अगला टॉपिक होगा वैदिक एज। मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है ना दी, मैं सब समझा दे रहा हूँ ये लोग को एंशिएंट का। अगर हम वैदिक एज की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजों को समझना होगा। वैदिक एज में आपके 1500 to 600 BC द टाइम ऑफ वैदिक एज, एंड वैदिक एज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक की अगर हम बात करें तो वहां पे सिर्फ एक वेद की चर्चा होती है, वो है ऋग्वेद, जिसमें आपसे पूछा गया कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ऐतरेय कौशिक की बतानी है। कितने वेद हैं भाई, तो 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। अब टाइप्स ऑफ मैरिज भी पूछा गया है आपके यहाँ कि टाइप्स ऑफ मैरिज कितने हैं, तो एक्सेप्टेबल 4 है और नॉन एक्सेप्टेबल 4 है ना। जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये एक्सेप्टेबल है। कौन नॉन एक्सेप्टेबल है भाई, तो गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। नॉन एक्सेप्टेड मैरिज कौन से हैं, उसमें एक सिर्फ गंधर्व विवाह था और इधर से 3 था। फिर आपको आश्रम जानने होंगे। आश्रम कितने हैं, 4। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 to 25, 25 to 50 गृहस्थ आश्रम, 50 to 75 वानप्रस्थ और 75 to 100 संन्यास आश्रम। फिर हम बात करते हैं जो है पुरुषार्थ की, द लाइफ चेंजिंग दैट नेम इज पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर हमारे पास 16 संस्कार, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नामकरण संस्कार कितने दिन के बाद होता है, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातक्रम, नामकरण, अन्नप्राशन, वेदारंभ, विद्यारंभ, सीमंतोनयन, वेदांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। यानी कि हमारे यहाँ ये भी पूछा गया कि विवाह किस नंबर पे आता है, तो 15th नंबर पे विवाह है। इसके बाद कोई संस्कार नहीं होता, एक अंत्येष्टि बचता है जो आफ्टर डेथ के बाद होता है ना। इसके बाद फिर हम चर्चा कर लेंगे दर्शन, तो 6 दर्शन है। दर्शन में अगर हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की बात कर लेंगे, योग दर्शन की बात कर लेंगे, है ना। फिर हम लोग वैशेषिक की बात कर लेंगे, पूर्व मीमांसा की बात कर लेंगे, उत्तर मीमांसा की बात कर लेंगे और न्याय दर्शन की बात कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे उसमें उस दौर में कि कौन से ओल्ड रिवर है, कौन से न्यू रिवर है। और फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे रामायण एंड महाभारत। तो रामायण 2 महाकाव्य की चर्चा कर लेंगे, रामायण की और महाभारत की। महाकाव्य का मतलब क्या है, द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, है ना, द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। रामायण को हम ओल्डेस्ट एपिक की बात कर लेते हैं। ज्वाइंट फैमिली की जो डिसीजन है ना, जहाँ पे सेक्रीफाइस की बात है, वो कौन सा जगह है भाई, तो रामायण है। जहाँ पे डिवाइडेशन फैमिली की बात है, नॉट सेक्रीफाइस की बात है, तो महाभारत है। तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे टेबल के रूप में उसको जोड़ा जाता है। और फिर हम चर्चा कर लेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब सबकी सब्जेक्ट पूछा गया है। ऋग्वेद का सब्जेक्ट है द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, सामवेद का सब्जेक्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन म्यूजिक, यजुर्वेद का सब्जेक्ट है द रिचुअल्स, रूल एंड रेगुलेशन एंड वर्शिप एंड इंडियन रूल्स। अब उसमें हम जैसे मान लीजिए गणेश पूजा की बात कर लेते हैं, लक्ष्मी पूजा की बात कर लेते हैं, यज्ञ की बात कर लेते हैं, तो 3 यज्ञ है, राजसूय, वाजपेय और फिर अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। फिर हम चर्चा कर लेंगे कि अंतिम वेद का सब्जेक्ट क्या है, ये पूछा गया अथर्ववेद का। तो कहते हैं कि द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला, एविल्स एंड डिजीज, ये बुक की फार्मूला की बात कर लेंगे। और फिर हम चर्चा कर लेंगे वैदिक एज की रिलीजियस, इसके बाद इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ की चर्चा कर लेंगे। जैसे वैदिक एज 600 BC में खत्म होता है, यूपीएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और उसको हम कहते हैं सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन।
जिसे यूपीएससी ने 20 वर्षों में 5 बार मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो है फर्स्ट रूरल सिविलाइजेशन इज वैदिक एज, लेकिन सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं महाजनपद, और महाजनपद कितने हैं भाई, तो 16 महाजनपद, 3 महाजनपद बिहार में, अंग, वत्स और फिर मगध, 8 महाजनपद यूपी में, मगध की बात करते हैं, कौशल की, काशी की, वत्स की, इसके बाद जो है आप चर्चा कर लेंगे मथुरा कुरुक्षेत्र की, सुरसेन की, और फिर आगे हम चर्चा कर लेंगे जो है वो बरेली वाले रुहेलखंड की, है ना, और फिर बांदा वाले एरिया की बात कर लेंगे, चेदीवांस की। लेकिन अगर आप जाते हैं राजस्थान में तो सिर्फ एक महाजनपद है, मत्स्य महाजनपद, विराटनगर, जिसके एरियाज के कैपिटल है, और वहां अलवर की बात कर लेंगे, मेवाड़ की बात कर लेंगे, जयपुर, भरतपुर की बात कर लेंगे, वो एरिया में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में मात्र एक महाजनपद है, अवंती, जिसकी उज्जैनी और महिष्मती की बात कर लेंगे, तो इनकी डेवलपमेंट हमारे सामने आ जाएगी। तो महाजनपद का डेवलपमेंट क्या था, उसकी सोशल लाइफ क्या थी, उसको अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, है ना, इसकी चर्चा कर लेंगे। फिर हम जब जाएंगे साउथ में तो गोदावरी जो एरियाज हैं, द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, उसके एरिया में पूरे जो है एक महाजनपद की चर्चा कर लेंगे। और फिर एक गांधार प्रदेश जो तक्षशिला जिसके मुख्यालय हैं। तो अर्बन सिविलाइजेशन और रूरल सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, अप्रोच क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, इसकी चर्चा हम यहाँ कर लेंगे। और यही हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं धार्मिक आंदोलन। रिलीजियस मूवमेंट अगर हम बात करें पूरे हिस्ट्री में तो 4 जगह हुआ, 600 to 400 BC द टाइप ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजन। 700 to 800 AD रिलीजियस मूवमेंट, द डेवलप ऑफ साउथ इंडिया, अलवार एंड नैनार। एंड 1350 AD to 1615 AD starting the religious movement North India, at that name is Nirgundhara and Sagundhara. Nirgundhara divided into 2 parts, Gyanasrayi Marg and Premasrayi Marg, और Sagundhara divided into 2 parts, Ram Kavya and Krishna Kavya. And last religious movement, that name is 19 to 20th century सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जिसमें हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद की बात कर लेते हैं, आर्य समाज की बात कर लेते हैं, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज की बात कर लेते हैं, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, है ना। फिर हम लोग संथाल विद्रोह और जो है बिरसा मुंडा विद्रोह के साथ साथ चर्चा करके यहाँ पे एक अलग से सुधार आंदोलन शुरू हुए और ये खत्म हो जाता है। लेकिन हमको एंशियंट में पढ़ना है सिर्फ कौन सी भाई, तो 600 to 400 BC, दैट नेम इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इनसे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए और 2 जैनिज्म काउंसिल हुए। सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछा गया है काउंसिल से पूछा गया है। जैसे फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल स्टार्टेड इन राजगीर, दैट प्लेस इन बिहार, एंड द चेयरमैन वाज महाकश्यप, एंड द पैट्रोन दैट नेम इज बिंबिसार, सॉरी अजात शत्रु। इसकी चर्चा हम कर लेंगे। सेकेंड बुद्धिज्म काउंसिल जो हुआ वो भी बिहार में वैशाली में हुआ, और वो किसके समय में, सबाकामी। सबाकामी से क्वेश्चन पूछा गया, सबाकामी किसके अध्यक्ष थे, महाकश्यप से पूछा गया। एंड द थर्ड बुद्धिज्म काउंसिल, दैट वेरी इंपॉर्टेंट काउंसिल, द डेवलप ऑफ द वेनु पाटलिपुत्र, एंड द पैट्रोन वाज अशोक, एंड द चेयरमैन पर्सन वाज द मोगालीपुत्तिस। इसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। इससे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे डेवलप हुआ। और फिर हम चर्चा कर लेंगे आगे उसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल एट द प्लेस ऑफ कुंडलवन कश्मीर, एंड बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, महायान एंड हीनयान। महायान दैट नेम इज प्रो चेंजर्स, यानी कि परिवर्तन को स्वीकार करने वाले, और हीनयान दैट नेम इज नो चेंजर्स। यहां से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का नाम क्या है, तो वसुमित्र वाज चेयरमैन एंड द अशोक घोष वाज वाइस चेयरमैन। तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज है एंशिएंट हिस्ट्री में। देखिए हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट फैक्चुअल है, मिडिएवल फैक्चुअल प्लस कंसेप्ट है, और मॉडर्न सिर्फ कंसेप्ट है। मीडिया और जो है क्या कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूरे कंसेप्ट है। तो थोड़ा सा फैक्ट से डर तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि जब मैं याद कर सकता हूं तो आपको भी याद हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पढ़ाना है, आपको एग्जाम भी पास करनी है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें होती हैं खास करके एंशिएंट हिस्ट्री में, बट medieval and modern that name is the important for the concept, और concept फिर आसान हो जाता है।
लेकिन आज मुझे सब कुछ समझा देना, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ। बाकी मैं कल से बहुत आराम आराम से चलूंगा। इसके आगे जब चलते हैं हम लोग तो चर्चा करते हैं मौर्य डायनेस्टी की। कब भाई? 323 BC to 184 BC, that name is Maurya dynasty. An important person 323 to 298, that name is Chandragupta Maurya. 298 to 273, that name is Bindusar. And 273 to 232, that name is Ashoka. And the last important ruler was Brihadrath, and the Brihadrath murdered by Pushmit Sung, and Pushmit Sung was the military head of Brihadrath. तो हम तीन लोग की यहाँ चर्चा कर लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंदुसार की और अशोक की। क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक स्टार्टिंग द डिक्लाइन ऑफ मौर्य डायनेस्टी, यानी कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश की पतन की शुरुआत हो गई। क्यों भाई? क्योंकि अशोक के जो पुत्र और पौत्र हैं, दशरथ हो गए, कुणाल हो गए, महेंद्र हो गए, संघमित्रा हो गई, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ अनुभव था? ये तो जाकर नेपाल और श्रीलंका में प्रचार कर रहे थे बौद्ध धर्म का। तो जैसे अशोक की देहांत हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पुअर हो गया। अब सोचिए, राजा हो लेकिन उसको किंगशिप नहीं आती हो, रूलरशिप नहीं आती हो, तो राजा रह पाएगा क्या? आप किस लिए युद्ध कर रहे हैं? आपको हिस्ट्री की जानकार नहीं बनाई जा रही है। आपको सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का उपयोग आप जो है जिस दिन जो है जिला कलेक्टर हो जाएंगे, डिप्टी मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, जो सॉरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, उस दिन क्या इसका उपयोग हुआ। तो अब बताएंगे कि ये हमारी ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, है ना। वार नहीं होना चाहिए। समाज कैसे चलेगा, सोसाइटी कैसे डेवलप होगा, हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, ये भी जानने के लिए हमको हिस्ट्री जानना होगा। हमारे जो स्कॉलर पर्सन थे इकोनॉमिक्स के, सोशल के, पॉलिटिकल के, उन्होंने हमें क्या डेवलप करके गया, पुरानी जो ओल्ड बुकें हैं वो हमें क्या दे रही हैं। तो ये सब देख करके हम सब हिस्ट्री से ही जानेंगे। हिस्ट्री क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग है। ये दिखाता है कि सुसाइड करना जो है सफलता की निशानी नहीं है, स्ट्रगल करना सफलता की निशानी है। कौन सिखाता है? हिस्ट्री सिखाता है। हिस्ट्री कहता है कि अनसक्सेसफुल इज द पिलर ऑफ सक्सेसफुल। ये कौन सिखाता है? हिस्ट्री सिखाता है। हिस्ट्री कहता है कि जो मेहनत किया उसका कोई विकल्प नहीं है ना। तो हिस्ट्री से हम सब कुछ सीख सकते हैं, और यही कारण है कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। ये कौन सिखाता है? ये हिस्ट्री सिखाता है। जी लो और नहीं तो जाने दो, या नहीं तो जान लगा दो या जाने दो। क्या? हाँ, पूछते रहिए आप, जितनी डाउट्स हो। आज तो पहली क्लास है, बाकी कल से आपके जितने डाउट्स हो सब लेके आइए, किसी भी विषय का डाउट्स लेकर के आइए। नहीं सॉरी, अभी मुझे हिस्ट्री का ही जिम्मा मिला है, तो हिस्ट्री का ही डाउट आपके लिए। बाकी आप कहीं भी कोई दिक्कत हो किसी लेवल पे, तो आप जो है आप बात कर सकते हैं, है ना। प्रद्युमन, आपका हैंड रेज आ रहा है, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर, महाजनपद से ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है प्रीलिम्स में। नहीं, मेंस का टॉपिक है सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन, द डेवलप ऑफ सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन, एंड सोशल एंड रिलीजियस डेवलप ऑफ सोशल अर्बन सिविलाइजेशन। ये सारे क्वेश्चन मेंस के पूछे गए हैं, जी सर, है ना। बाकी प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि 4 महाजनपद का नाम दे दिया गया और 4 कैपिटल दे दी गई, और फिर सजाना है आपको कि किसके कौन कैपिटल है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि देखिए 1980 से 2023 तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब हम दिमाग में बैठा के तब क्लास में जाते हैं। गोलाबाजी नहीं चलेगी, वहां पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, इतना है, मरना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। सर कोई एक टॉपिक क्लियर करवा दीजिए ना आज, कोई भी एक टॉपिक। आप लोग बोलिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है सर से, बोलिए भाई। एंशिएंट से, मिडाइवल से, जिससे प्रीलिम्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक पढ़ा दीजिए। आपको ज्यादा आइडिया है हमसे ज्यादा, तो वही पढ़ा दीजिए एक। सबसे अधिक तो क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं। ठीक है सर, मॉडर्न पढ़ा दीजिए आज। मॉडर्न में कौन सा है? द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म पढ़ा दे। कौन सा सर? थोड़ा सा फैक्चुअल है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है सर, कुछ भी एक कंप्लीट हो जाएगा एटलीस्ट। एक कंप्लीट हो जाएगा मतलब कुछ। हाँ, वो कंप्लीट हो जाएगा, वो फैक्चुअल है, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत बनता है। द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है सर, पढ़ा दीजिए। हाँ सर, चलेगा। बिल्कुल दौड़ेगा। कुछ लोग और हैं जो
मेरे को तो लग रहा था सर आप मौर्य डायनेस्टी, अकबर या कुछ ऐसा पढ़ा देते, आपके उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन से अकबर? हाँ तो ठीक है, अकबर करा देते हैं। बिल्कुल सर, अकबर पढ़ा दीजिए। ठीक, राइट सर। अकबर कर लेते हैं। जी देखिए, अकबर की अगर हम बात करते हैं ना, तो अकबर की जो टाइमिंग है वो है 1556 टू 1605, है ना। यानी कि 1556 से 1605 का समय जो है वो अकबर का है। और अकबर की जर्नी की अगर बात करते हैं तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, और हुमायूं के घर में, है ना। हुमायूं का पुत्र था। माँ जो है अगर हम बात करते हैं तो हरखा बाई हैं। और बाद में जो है अगर हम बात करते हैं उनकी अलग अलग डेवलपमेंट की, तो हुमायूं के मृत्यु के सॉरी हुमायूं के जब अरब प्रदेश में चला गया तो पैदा हुए यहाँ 1556 में 5 नवंबर को होता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ से जर्नी शुरू होती है अकबर की। और ये अकबर के द्वारा जो है अकबर की तरफ से इस युद्ध में, यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो 5 नवंबर 1556 को हुआ, इस युद्ध में अकबर की तरफ से जो जाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था बैरम खां। अगर हम बैरम खां की थोड़ी सी परिचय करें तो बैरम खां जो है हुमायूं के जाने के बाद देख रेख करते थे उस पूरे परिवार को। और दूसरा, बैरम खां के बेटे ही बहुत बड़े स्कॉलर थे हिंदी के, जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जो 9 स्कॉलर पर्सन ऑफ अकबर भी थे, है ना। तो 1556 द स्टार्टेड ऑफ जर्नी अकबर, एंड द 1556 स्टार्टेड द फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 5 नवंबर 1556। बैरम खां वाज विक्ट्री एंड द हेमू वाज लॉस्ट। हेमू वाज मिलिट्री हेड ऑफ, जो है हेमू जो है वो मिलिट्री हेड था, अगर हम बात कर लेते हैं। और अकबर की तरफ से जो युद्ध के मैदान में जाने वाले थे उनका नाम था बैरम खां। तो हेमू जो है अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ मिलिट्री हेड था, लेकिन वो युद्ध में पारंगत था। लेकिन युद्ध की मैदान में ऐसा जो है ये कहा जाता है, यहीं से युद्ध में एक चर्चा होती है कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। LLC, लक, लेबर एंड चांस, तीनों की इंपॉर्टेंस रोल है ना। लक की भी, लेबर की भी और चांस की भी, क्योंकि हेमू के यहाँ एक आंख में तीर लग जाता है और युद्ध का ये जो है टर्निंग पॉइंट है। इस युद्ध में बैरम खां की हार हो रही थी, लेकिन उनके पास पेशेंस था, वो भागे नहीं थे। और युद्ध में अंततः हेमू की हार हो गई है, और हेमू के हारने के बाद जो है बैरम खां की जीत हो जाती है, और यहां से सत्ता शुरू होती है अकबर की। लेकिन अकबर 1556 में ओनली 14 ईयर्स, मात्र 14 वर्ष का बच्चा है। इस कारण से उसकी जो डेवलपमेंट की बात करें 1556 टू 1562, यानी 1556 से लेकर 1562 के बीच में जो अकबर करता है वह अकबर नहीं करता, बल्कि उसकी प्लानिंग करने वाला व्यक्ति का नाम है बैरम खां। 1562 में अकबर 20 ईयर्स का हो जाता है और यहां से जर्नी स्टार्ट होती है। क्योंकि जब ये स्टार्ट हुई है ना, तो इन्होंने चादर चढ़ाया है अजमेर में। अगर हम 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेज की बात करें जो मुस्लिम समाज की थी, तो उसमें एक जगह है अजमेर, मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। दूसरा दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया, एंड तीसरा फतेहपुर सिकरी, सलीम चिश्ती। ये 3 प्लेस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। और यही कारण है कि 1562 में सत्ता संभालने से पहले अकबर जाता है कहाँ, अजमेर दर्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अजमेर दर्शन अकबर ने कब किया, तो वो था 1562। and they started the administration and started the new rule and regulation of India and the इसके साथ ये शुरुआत करता है 1562 में। अकबर जब सत्ता में आता है तो उसको लगता है कि भारत में जजिया कर को बंद कर देना चाहिए, बैन ऑफ जजिया। क्योंकि जजिया का मतलब है लिव्ड ऑन नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम समाज में गैर मुस्लिम व्यक्ति है, और जो गैर मुस्लिम व्यक्ति जो रहता है उसको जीने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए एक एक जो है टैक्स देना पड़ता था, जिसका नाम था जजिया, है ना। और जजिया कर को 1564 में अकबर ने बैन कर दिया, बोला कि नहीं, किसी को जजिया नहीं देना है ना। और बैन ऑफ जजिया 1564 में बात करता है। 1562 में जो है कह सकते हैं कि जाके अजमेर का दर्शन करता है, द दर्शन ऑफ अजमेर की चर्चा होती है। 1563 में पिलग्रिम टैक्स को समाप्त कर देता है, तीर्थ यात्रा कर, यानी कोई व्यक्ति तीर्थ पर जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ता था, वो समाप्त कर देता है। और यहाँ से एक जो है नई सिचुएशन शुरू होती है
कि सोशल रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स ये दोनों डेवलप हो। सोशल रिफॉर्म्स को डेवलप करने के लिए अकबर को एक पॉलिसी की जरूरत थी और उस पॉलिसी का नाम है राजपूत पॉलिसी, राजपूताना पॉलिसी। राजपूताना पॉलिसी का मतलब ये था कि जब अकबर की सत्ता थी उस समय पूरे राजस्थान में वह जो है एरिया आमेर वाली एरिया हो या जो है वह मेवाड़ वाली एरिया हो या फिर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी जो है जयपुर या पश्चिमी जयपुर की एरिया हो, सब जगह राजपूतों की गढ़ थी, है ना। उत्तर प्रदेश में कनौजगढ़ से लेकर के हरियाणा के थानेसर तक राजपूतों का वर्चस्व था। तो इस कारण से उसने एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट की वो थी राजपूताना पॉलिसी, जिसको हम अकबर की राजपूत नीति कहते हैं। और दूसरा रिलीजियस पॉलिसी, जिसे हम धार्मिक नीति कहते हैं। धार्मिक नीति का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम यूज द टर्म सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष शब्द को सबसे पहले जिसने यूज किया है ना, उस व्यक्ति का नाम है अकबर। ये कौन कहता है भाई? नेल्सन मंडेला। द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म सेक्युलरिज्म एट द पीरियड ऑफ अकबर। जबकि हम इसकी जर्नी के स्टार्ट करते हैं, इसकी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि एक नई जर्नी की शुरुआत करता है और ये अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट प्लेस के रूप में डेवलप होता है। एंड दे स्टार्टेड द जर्नी ऑफ राजपूताना पॉलिसी एंड स्टार्टेड द जर्नी ऑफ रिलीजियस पॉलिसी। Religious policy started the famous personality was Akbar, and the help of Hindus family, help of other families, and help of Muslim family. And the important person and important the secularism, important secularism was the respect of Holi, respect of Diwali, respect of all Hindu festival, and respect of all Muslim festival, है ना। तो इन सब की चर्चा करता है और यही कारण है कि जो अकबर की जो पॉलिसी है वो बहुत मजबूत हो जाती है। और इसी बच 1571 द स्टार्टेड द फतेहपुर सीकरी, है ना। यहाँ से एक नई जर्नी शुरू होती है फतेहपुर सीकरी की। बाद में 1575 में बुलंद दरवाजा की बात होगी। एंड द 1571 द डेवलप ऑफ इबादत खाना, और इबादत खाना वाज द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड द मुस्लिम कन्वर्सेशन, बट लेटर टाइम द ओपन कन्वर्सेशन ऑफ ऑल ओवर इंडियन या ऑल पीपुल्स की चर्चा हम करते हैं। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो शुरुआत के दौर में इनको लगता है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए कन्वर्सेशन, बातचीत की शैली होगी, बट लेटर टाइम मतलब बाद में जो है ये फिर कहते हैं कि नहीं, ये सबके लिए खोल देते हैं और जो भी स्कॉलर पर्सन हो सब व्यक्ति आए और सामने से बोले। और यही कारण है कि अकबर की राजपूत पॉलिसी और धार्मिक नीति ने भारत में एक महान बनाने की जो प्रथा है उसकी स्टार्ट कर देता है। And started the new journey that name is Navratna. And Indian history 2 times developed the Navratna. Chandragupta II, first time they accepted the Navratna only for 9 scholar person, but Akbar developed the Navratna that name is a scholar and familiar person, है ना। देखिए नवरत्न भारत में 2 लोग चलाए, कौन कौन? एक जो है एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त द्वितीय, किसका बेटा था? समुद्रगुप्त का बेटा, जिसके दरबार में सबसे फेमस पर्सनालिटी कालिदास थे। कालिदास को आप लोग जानते होंगे, जिसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। और कालिदास की कुछ रचनाएं भी जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविकाग्नि मित्रम, ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि कौन सी रचना किसकी है, कब डेवलप हुई, किसका सब्जेक्ट क्या है। तो हम इसकी चर्चा कर लेंगे। तो ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब संस्कृत में लिखे हुए शेक्स जो है कालिदास की रचना है। और इनको किससे तुलना की? शेक्सपियर से। और वैसे ही अगर हम बात करें तो अकबर के दरबार में भी नवरत्न है, लेकिन उसमें 9 स्कॉलर एंड फेमिलियर पर्सन है। जैसे हम बात करते हैं टोडरमल, फाइनेंस हेड, है ना, तानसेन द म्यूजिशियन, बीरबल द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एंड द अबुल फजल दैट नेम इज ए स्पोक्स पर्सन एंड द कोर्ट पोएट ऑफ अकबर, है ना। और अब्दुल रहीम खाना द फेमस हिंदी पोएट। ये 5 नाम कौन से हैं? स्कॉलर पर्सन के हैं। बाकी 4 कौन से नाम है भाई? जैसे अगर हम बात करते हैं फैजी द ब्रदर ऑफ अबुल फजल, है ना, मान सिंह द फैमिली ऑफ आमेर डिवीजन एंड द फैमिली ऑफ भगवान दास स्टार्टेड द जर्नी एंड द मुला दो प्याजा किचन किंग एंड स्पाइस सिस्टम, किचन किंग एंड स्पाइस सिस्टम। और एक व्यक्ति जो है
उलेमा की बात कर लेंगे जो है, तो उनकी अगर चर्चा करते हैं तो वो व्यक्ति मदरसा के हेड थे, यानी कि 9 स्कॉलर पर्सन है और इन्होंने इसको बैलेंस करने की प्रवृत्ति की है। तो अकबर की जो पॉलिसी है ना, वो 2 डेवलपमेंट के साथ जुड़ी है, सोशल एंड रिलीजियस। और सोशल रिलीजियस को डेवलप करने के लिए इसने राजपूताना पॉलिसी को डेवलप किया, क्योंकि देखिए जब जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसको डेवलप करेंगे। और अकबर एक ऐसा व्यक्ति है जो सेक्रीफाइस को जानता है, जो सबको वेट को जानता है। देखिए अकबर की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वह सबके लिए जो है वह एक जैसी हो गई, यानी कि वन रिलीजन वन सेक्टर्स नहीं, यानी कि ऑल इज वेल की बात करता है ना, पेनेशिया की बात करता है। और यही कारण है कि अकबर की हम राजपूत नीति की बात करें, अकबर की हम धार्मिक नीति की बात करें, अकबर की सोशल नीति की बात करें, और फिर एक चर्चा होती है इसके साथ ही अकबर की दौर की कि उस समय रिलीजियस दौर का कितना वैल्यू है। तो सभी रिलीजन को अपना अपना डेवलपमेंट की बात की गई, यानी कि वो व्यक्ति कहता है कि ईद और मुहर्रम पे भी मैं आप आइए और दीपावली और होली पे भी मैं आपके यहाँ जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं रिलीजियस रिफॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करता है, सोशल रिफॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और राजपूताना जो पॉलिसी थी या जो है सेक्रीफाइस ऑफ मैट्रिमोनियल एलायंस था, जैसे अगर हम बात करते हैं मानसी की बहन मान बाई से शादी हुआ है ना, या फिर हम जगत गोसाई की बात कर लेते हैं, जो जगत गोसाई जो है वो जोधा बाई जिनकी हम बात कर लेते हैं, तो सब राजपूत की बेटी थी, इनसे शादी हुआ। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। और यही कारण है एक अंततः जो है अकबर की सिर्फ एक फेल्योर है, और वो है द स्टार्टेड द जर्नी ऑफ दीन ए इलाही, द फेल्योर ऑफ अकबर 1581 to 1582, and the last war of Akbar in 1601, that name is Asirgarh, the war of Asirgarh, and 1605 Akbar was dead. सर सुलह कुल क्या था? सुलह कुल की एक नीति थी, अगर हम उसकी बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो विचारधारा धार्मिक परंपराओं को जोड़ता है, उसमें धर्म के प्रति सबके प्रति समानता की बात, एकाग्रता की बात, या सबके प्रति एक दान की बात, इसकी चर्चा सुलह कुल में की गई है। ओके ओके सर। और कोई डाउट्स? ऐसा कर लेते हैं, टॉपिक पहले तय कर देते हैं, उस पर फिर अगला दिन डिस्कस करते हैं, कैसा रहेगा? क्योंकि उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, और ये फिर ठीक रहेगा सर। और फिर डिटेल से चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्या दी? सर जैसे ये ठीक रहेगा सर। हाँ, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको टॉपिक दे दिया कि कल हम जो है 1605 to 1627 जहांगीर और 1627 to 1658 शाहजहां, हम दोनों को डेवलप कर लेते हैं। तो कल हम चर्चा ऐसा कर लेंगे, आप उसको पढ़ के आइए, फिर मैं उसको डेप्थ में बताऊंगा, जो डाउट होगा सब क्लियर कर लेंगे। ये सब ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे ना, हम फिर हाँ, पढ़ेंगे। यही मतलब 24 आवर पहले पता हो कि कल क्या होना है, बिल्कुल सर, है ना? तो ऐसा कर लेते हैं कल से। ठीक है सर। बाकी आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, बहुत ऐसा लग रहा है कि पढ़ाते रहिए आप, पढ़ते रहिए और आप अपनी रात खराब करते रहिए सर। नहीं कोई नहीं, मैं तो वैसे भी 2-3 बजे तक जगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो दी हम तो आज हमें आगे दीजिए, और फिर कल 2 टॉपिक कौन सा डिसाइड कर ले? आप ही टॉपिक बताइए कौन सा डिसाइड कर ले, कहाँ से शुरू करें? मिडिएवल, मॉडर्न, एंशिएंट, कहाँ से शुरू करें? सर स्टूडेंट्स ये शुरू से ही शुरू करते हैं सर। इंडस वैली से? हाँ सर, शुरू से ही ठीक रहेगा। तो ठीक है, जैसा आपकी इच्छा। 1 महीने कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा सर। हाँ, 1 महीने में आपकी जिस तरह से मुझे सब याद है उस तरह से आपको सब याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। इस बात की गारंटी है ना? हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जी सर, थैंक यू सर। इतना हमारा भी हो जाए तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं तो ये आपकी खुशी के लिए किया जा रहा है ना, क्योंकि आपकी सिलेक्शन में मेरी भी खुशी है। तो दी फिर आज्ञा दे हमें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक, थैंक यू मैम। तो कल हमारी टॉपिक रहेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके सर। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लाइफ एंड द स्टार्टिंग जर्नी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके दी, प्रणाम। बताइए भाई, हाउ वाज द सेशन? अच्छा था मैम। अच्छा था मैम। It was good मैम। मैं कुछ नया करते